25 मई सन 2000 को इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से अपना कब्जा छोड़ती है और यह घटना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी जीत हुई। अगले दिन हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह ने लेबनान के एक छोटे शहर बिन्त जबेल पहुंचा और कहा, इजराइल के पास भले ही परमाणु हथियार हों लेकिन फिर भी वह मकड़ी के जाल की तरह कमज़ोर है। अब करीब 24 साल बाद 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बारूद गिराए। इजरायली पीएम ने एक वीडियो जारी किया और नसरल्लाह का 24 साल पुराना बयान याद दिलाया। नेतन्याहू ने कहा, हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल की तरह कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। नेतन्याहू के बयान के कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने पुष्टि कर दी कि नसरल्लाह मारा गया। इजरायली सेना ने कहा, अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को एक गरीब शिया परिवार में हुआ था। वह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पिता लेबनान की राजधानी बेरूत के सार साबुक इलाके में रहते थे। वे फल सब्जी बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। नसरल्लाह की शुरुआती पढ़ाई बेरूत में एक ईसाई इलाके में हुई। बचपन से ही धार्मिक चीज़ों में दिलचस्पी थी। वह ईरान के इमाम सैयद मूसा सदर से बेहद प्रभावित था। सद्र ने 1974 में लेबनान के शिया समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। लेबनान में इसे अमल नाम से जाना जाता है। दरअसल 1974 के आते आते लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया। शिया, सुन्नी और ईसाई सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में झगड़ने लगे। ऐसे में अमल को शियाओं के अधिकारों की अगुवाई करने के लिए जाना गया। लेबनान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद सदर ने दक्षिणी लेबनान को इजराइल की घुसपैठ से बचाने के लिए अमल के आर्म्ड विंग की शुरुआत की। तब 15 साल के नसरल्लाह ने भी अमल ज्वाइन कर लिया था। जब गृह युद्ध उग्र हुआ तो नसरल्लाह का परिवार अपने पैतृक गांव बैजोरी चला गया। यहाँ पर नसरल्लाह को कुछ लोगों ने आगे पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद दिसंबर 1976 में वह इस्लाम की पढ़ाई के लिए इराक के नजफ शहर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात लेबनानी स्कॉलर सैयद अब्बास मुसावी से हुई। मुसावी की गिनती कभी लेबनान में मूसा सदर के शागिर्दों में होती थी। वह ईरान के क्रांतिकारी नेता आयतुल्लाह खुमैनी से काफ़ी प्रभावित थे। नसरल्लाह को नजफ में रहते हुए 2 साल ही हुए थे कि सद्दाम हुसैन ने लेबनानी शिया छात्रों को इराकी मदरसों से निकालने का आदेश दे दिया। 1978 में इराक में शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष बढ़ गया था। इसके बाद नसरल्लाह और अब्बास मुसावी वापस लेबनान आ गए। लेबनान लौटने के बाद नसरल्लाह और मुसावी ने लेबनान के गृह युद्ध में हिस्सा लिया। नसरल्लाह अब्बास मुसावी के पैतृक शहर गया, जहाँ की अधिकतर आबादी शिया थी। इस वक्त तक नसरल्लाह और लेबनान के शिया संगठन अमल के बीच मतभेद बढ़ने लगे थे। नसरल्लाह का मानना था कि अमल को इजराइल के खिलाफ काम करने तक सीमित रहना चाहिए, जबकि उस वक्त अमल का नेतृत्व कर रहे नबी बेरी का मानना था कि उन्हें लेबनान की राजनीति में शामिल होना चाहिए। हसन नसरल्लाह की लेबनान वापसी के 1 साल बाद 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और रूहुल्लाह खुमैनी को सत्ता मिली। इससे लेबनान के शिया समुदाय को ईरान का समर्थन मिला। हसन नसरल्लाह ने बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उसे लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया। इसके बाद मुसावी और नसरल्लाह ने 1982 में हिजबुल्लाह का गठन किया। तब नसरल्लाह की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला। ईरान ने अपने 1500 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड लेबनान भेजे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर रखे इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। उसके लड़ाके इजरायली सैनिकों पर छुपकर हमले करते थे। सैन्य अड्डों पर हमला करने के अलावा हिजबुल्लाह ने फिदायीन हमले भी शुरू किए। नवंबर 1982 में लेबनान के टायर शहर में इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। ये हमला हिजबुल्लाह ने किया था। इसमें 75 इजरायली और 20 अन्य की मौत हुई, जिनमें से ज़्यादातर कैदी थे। हिजबुल्लाह यहीं नहीं रुका। अप्रैल 1983 में लेबनान में अमेरिकी दूतावास पर बम धमाका हुआ।
इसमें 17 अमेरिकी और 30 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किया गया और करीब 1 साल बाद इसकी नई लोकेशन पर भी हमला हुआ। इस बीच बेरूत में अमेरिका के मरीन बैरक और फ्रांसीसी सैन्य अड्डों पर भी हमले हुए, जिनमें 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्से से पीछे हट गई, लेकिन उसने सीमा के पास कई इलाकों पर कब्जा बनाए रखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाने के नाम पर इजरायली ठिकानों पर हमला जारी रखा। उसी साल लेबनान में शिया ग्रुप के लड़ाके सैन डियागो जा रही TWA फ्लाइट 847 को हाईजैक कर बेरूत ले गए। इस दौरान एक यात्री को मार दिया गया, जबकि बाकी 152 लोगों की रिहाई के बदले इजराइल को 700 लेबनानी फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करना पड़ा। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्लेन हाईजैक की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन उसने इसका समर्थन किया। लगातार हमलों की वजह से इजरायली सेना को 1985 तक साउथ लेबनान के ज़्यादातर हिस्सों से पीछे हटना पड़ा। नसरल्लाह उस वक्त हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर था। फरवरी 1992 में इजराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ मुसावी की मौत हो गई। उसके बाद नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने लंबी दूरी तक हमले करने में माहिर रॉकेट हासिल किए, जिससे इजराइल पर हमला करना आसान हो गया। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह की कमान संभालने तक लेबनान में गृह युद्ध खत्म हो चुका था। इसी साल नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। इसी के साथ ये संगठन लेबनान में काफ़ी एक्टिव हो गया। नसरल्लाह ने लेबनान की राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए देश में हिजबुल्लाह की छवि बनाने का काम शुरू किया। उसे देश के सबसे बड़े शिया समुदाय का साथ मिला। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के नाम पर सामाजिक कल्याण से जुड़े ऐसे कई काम किए जिसे लेबनान की सरकार नहीं कर पाई थी। नसरल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़ी टक्कर दी। मई 2000 में ही इजराइल को दक्षिण लेबनान से हटने पर मजबूर होना पड़ा। सन 2002 में हसन नसरल्लाह ने इजराइल के साथ वार्ता के दौरान कैदियों की अदला बदली का समझौता किया। इस दौरान 400 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी लेबनान कैदियों और दूसरे अरब देश के नागरिकों को रिहाई मिली। नसरल्लाह ने इससे अपनी छवि को और मजबूत किया। लेबनानी राजनीति में उसके प्रतिद्वंदियों के लिए उसका मुकाबला करना कड़ी चुनौती बन चुका था। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने एक मुठभेड़ के दौरान इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। तब एक बार फिर इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। 33 दिन तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह लेबनान की सबसे मजबूत मिलिट्री फोर्स बनकर उभरा, जो देश के नागरिकों की रक्षा कर सकता था। इजराइल को कड़ी चुनौती देने से लेबनान में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ। हालांकि वह इजराइल के रडार पर आ गया। इसके चलते उसने सार्वजनिक जगहों पर भाषण देना कम कर दिया। नसरल्लाह के ज़्यादातर संबोधन पहले से रिकॉर्ड होते थे। अमेरिका ने 1997 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से हिजबुल्लाह को 60 से ज़्यादा देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश हिजबुल्लाह को मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया में सबसे ज़्यादा सैनिक रखने वाला संगठन है। वह मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करता रहा है। साल 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में अपने हजारों सैनिक भेजे थे। यही वजह है कि पश्चिमी देश चाहकर भी असद को सत्ता से हटा नहीं पाए। इराक से वापस आने के बाद 1978 में नसरल्लाह की फातिमा यासीन के साथ शादी हुई थी। उसके 4 बेटे थे और एक बेटी हुई। उनमें से 2 मारे जा चुके हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा हादी नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मेंबर था, जो 1997 में इजरायली सैनिकों के साथ लड़ाई में मारा गया था। हादी ने उसी साल शादी की थी जिस साल उसकी हत्या हुई। नसरल्लाह का दूसरा बेटा मोहम्मद जवान हसन भी हिजबुल्लाह का मेंबर था। अमेरिका ने 2018 में उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। नसरल्लाह की एक बेटी है जिसका नाम जैनब है। वह मई 2024 में इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने तेहरान गई थी। तब उसकी पहली बार तस्वीरें सामने आई थी।
इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि पिता नसरल्लाह के साथ जैनब की भी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। नसरल्लाह का तीसरा नंबर का बेटा मोहम्मद अली भी हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है। नसरल्लाह के सबसे छोटे बेटे का नाम मोहम्मद महदी है। महदी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहता है, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर वह खुद को नसरल्लाह का असल उत्तराधिकारी दिखाने की कोशिश भी करता रहता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अब हिजबुल्लाह में नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाने वाला हासेम सैफुद्दीन बच गया है। सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है और उसी की तरह काली पगड़ी बांधता है। अमेरिका ने उसे 2017 में आतंकवादी घोषित किया था। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को यह दावा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरल्लाह भी मौजूद। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमले के 20 घंटे बाद चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम 5 बजे कहा कि शुक्रवार रात 9:30 बजे इजराइल के हवाई हमलों में नसरल्लाह की मौत हो गई। इजरायली सेना ने राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया। यह इतना भीषण था कि आसपास की 6 बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अपनी बेटी के साथ यहीं मौजूद था। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं, वह आतंक नहीं फैला पाएगा। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खोमेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खोमेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाज़त दी थी। अटैक के बाद इजरायली पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वे लैंडलाइन फ़ोन से लेबनान में हमले का आदेश दे रहे हैं। शनिवार रात को इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी किए। रुक कर हो रहे हमलों के चलते राजधानी बेरूत में भारी नुकसान पहुंचा और आम लेबनानी लोगों में भारी दहशत थी। बेरूत की 40% से ज़्यादा इमारतें ढह चुकी हैं। डर के मारे लोग बिल्डिंग खाली करके समुद्र किनारे भाग गए, जहां कई लोग कारों, पार्कों और समुद्र किनारे खुले में सड़कों पर रात बिताने पर मजबूर थे। फुटपाथ पर गद्दे बिछा कर रह रहे थे। लोगों का कहना है कि हालात सामान्य होने तक घर नहीं जा सकते। पिछले सप्ताह लेबनान के कई शहरों में पेजर और वॉकी-टॉकी हमलों के बाद से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं।